जय जगन्नाथ दोस्तों। मैं अविनाश। और जैसे कि पिछले वीडियोस को अपलोड करने के बाद आप सबसे एक फीडबैक आया था कि भैया ज़रा हिंदी में भी बनाया गया ताकि उड़ीसा के बाहर के भी हाँ जो लोग हैं उनको आपके वीडियोस से ज्ञान प्राप्त हो सके। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश और हिंदी का व्यवहार कर रहा हूँ ताकि उड़ीसा के बाहर के भी जितने मित्र हैं जो कि जिन्हें उड़िया समझने में दिक्कत होती है तो वो लोग भी फ़ायदा उठा पाएंगे। और मेरे उड़िया के जो भी भाई भाई बहन हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पर सारे शब्दों को उड़िया में भी लिखा हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप पनासिया पनासिया मतलब हर समस्या का समाधान। अभी समस्या तो कई प्रकार के होते हैं, तो मैं आज स्पीकिंग इंग्लिश या फिर इंग्लिश बोलने की जो समस्या होती है उसके बारे में आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ। आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनका व्यवहार करके आप निश्चित रूप से जल्द ही बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। और व्यस्त ना होइए, मैं यहाँ पर किसी भी व्याकरण का फॉर्मूला नहीं बताऊंगा जिन्हें आपको रट कर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना होगा। मैं आपको 5 ऐसी आसान तरीके बताऊंगा जिसको व्यवहार करके आप आसानी से जल्द ही इंग्लिश सीख पाएंगे। तो मेरा पहला तरीका है टारगेट, मतलब लक्ष्य। देखिए, किसी भी काम को लक्ष्यहीन तरीके से जब आप करते हैं तो ज़्यादा दिन आप उस काम में जुड़े हुए नहीं रह सकते। इसलिए आपको किसी भी काम के साथ साथ एक लक्ष्य जोड़ना होता है। उसी तरह अगर इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो मन में एक लक्ष्य रखिए कि मैं इंग्लिश इसके लिए सीखूंगा, मतलब जॉब के लिए सीखूंगा। मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए तो फिर मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, या फिर मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, या फिर मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकल जाएगा, या फिर मुझे अब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सामान्य स्तर पर ये देखा गया है कि कई यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशंस में या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में आप जब इंग्लिश में आंसर लिखते हैं तो फिर आपको तैयारी में बहुत आसानी होती है इन कंपैरिजन टू दोस्त उन लोगों के तुलना में जो कि हिंदी में उत्तर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। तो एक लक्ष्य रखिए और उसी लक्ष्य के साथ जुड़कर आप इंग्लिश सीखने की प्रक्रिया में खुद को शामिल कीजिए। फर्स्ट, मेरा सेकंड स्टेप है फियर, भय। अब हम सब ने माउंटेन ड्यू के एडवर्टाइज को देखा होगा कि डर के आगे जीत है, डर को हटाओ, डरना मना है। जी नहीं, जीवन में डर ही होता है जो हमें एक पथ पर स्थिर करके रखता है। अगर भय ना हो, अगर फियर ना हो लाइफ में, ठीक है, तो फिर हम कभी भी किसी चीज़ के प्रति हमारी जो समर्पण भावना होती है वो नहीं रहेगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आप में फेल होने का भय ही ना होगा कि मैं एग्ज़ाम में फेल ही नहीं होने वाला हूँ, या फिर मेरे एग्ज़ाम में मार्क कम होने से मुझे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम में खराब होने का भय ना होता तो कुछ चुनिंदे लोगों को छोड़कर, कुछ चुनिंदे विद्यार्थियों या फिर परीक्षार्थियों को छोड़कर हम में से बहुत ऐसे होते जो कि समय रहित अपने कोर्स को, अपने सिलेबस को ख़त्म ना करते। अगर जॉब छूट जाने का भय ना होता तो शायद ही कोई आदमी समय पर पहुंचने की कोशिश करता। अगर सैलरी कट जाने का भय ना होता तो शायद ही कोई आदमी अपने काम को सीरियसली लेता। ठीक है, तो फिर भय का होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। अब
भय देखिए, इसको भय, ऐसा भय, ऐसे भय के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको दबा दे। मैं ऐसे भय के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपको मात्राधिक आत्मविश्वास से बचाए रखे, ओवर कॉन्फिडेंस से बचाए रखे, आपको इंडिसिप्लिन होने से बचाए रखे, आपको अनुशासन, आपको खुद अपने व्यक्तित्व में अनुशासन लाने में सहायक हो सके। मेरा थर्ड स्टेप है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। देखिए, जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर किसी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, तो फिर आपका आत्मविश्वास आपका आधा काम कर ही देता है। जब आप में एक आत्मविश्वास आ जाए कि हाँ मैं कर पाऊंगा और मैं करके रहूंगा, तो फिर काम, मान के चलिए कि काम हो ही गया है। बस जल्दी या तो वो जल्दी हो जाएगा या फिर थोड़ी देर में होगा। तो आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि भैया आत्मविश्वास आएगा कैसे? देखिए, आत्मविश्वास आता है प्रस्तुति से। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। सो प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल। खुद को बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए। आप जितना खुद को तैयार करेंगे, आप में आत्मविश्वास उतना भर पड़ेगा। आप में काम करने का उत्साह, अपने लक्ष्य को हासिल करने का उत्साह, जुनून और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको आत्मविश्वास लाने के लिए आपको खुद को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसके लिए भी मैं आधे घंटे पहले खुद को प्रस्तुत किया हूँ। तो जीवन में प्रस्तुति बहुत जरूरी है। और आखिरी स्टेप, स्पीक टू स्पीक, मतलब बोलकर बोलना सीखिए। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, अगर आपको अंग्रेजी में बातचीत बहुत अच्छे से करनी है, तो पहले आपको अंग्रेजी बोलना शुरू करना होगा। स्पीक इंग्लिश टू स्पीक इंग्लिश, read English to read English, write English to write English, understand English to understand English। अगर आपको अंग्रेजी बोलनी है तो रिमेंबर एवरीथिंग हैज़ अ बिगिनिंग। हर एक चीज़ की एक शुरुआत होती है। अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो फिर पहले आपको खुद बोलना पड़ेगा। खाली सुनकर या फिर मेरा ये वीडियो देखकर या फिर किसी और से सुनकर, कोई स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर कर तब जब तक आप खुद बोलना शुरू ना करें, तब तक आपका स्पोकन इंग्लिश या फिर आपका अंग्रेजी बोलने की जो कला है वो कभी भी उभर कर बाहर नहीं आ पाएगी। अभी इंग्लिश बोलने के लिए आपको तो फिर कैसे बोलें, शुरुआत कहाँ से करें? या एक चीज़ याद रखिए कि मेरा खुद का एक सलाह है आप सबके लिए कि ब्लेंडिंग कीजिए। ब्लेंडिंग मतलब आप अपने हर दिन अपने दोस्तों के साथ चाय के टपरी पे हो या फिर घर पर छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश के वर्ड से रिप्लेस करना शुरू कीजिए। ठीक है, उसको उसमें इंग्लिश डालिए, इंग्लिश डालना शुरू कीजिए। ठीक है, और ऐसे मिलाकर बोलने की कोशिश कीजिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को मैंने आपके अंग्रेजी बोलने में सुविधा होने के लिए या फिर अंग्रेजी बोलने में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी इसमें मैं इंग्लिश का वर्ड्स डाल सकता हूँ, जैसे कि देखिए कि फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो आप सबके बेनिफिट के लिए बनाया है ताकि आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा हो पाए, स्पोकन इंग्लिश बेटर हो पाए। तो इसी तरह जो छोटे छोटे वर्ड, बॉटल हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, छोटे छोटे वर्ड से ब्लेंडिंग करना शुरू कीजिए। एक बार आप अच्छे से ब्लेंडिंग करना शुरू कर लिए, फिर बेसिक स्टेटमेंट्स, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बनाना शुरू कीजिए। एक बार आप वो कर पाए, उसके बाद व्याकरण का पुस्तक पकड़ के मत बैठिएगा ना। उसके बाद आपको खुद को एक्सपोजर देना है। एक्सपोजर मतलब का एक वातावरण, एक परिवेश देना है जिस परिवेश में आप असल में इंग्लिश या फिर अंग्रेजी बोलेंगे या फिर बोलने की कोशिश करेंगे। उदाहरण स्वरूप, आप इंग्लिश की किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपको किताबें पढ़ना बोरिंग लगता हो तो फिर आज के ज़माने में ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं। आप सुनिए, बुक्स को सुनिए या फिर पॉडकास्ट सुनिए या फिर यूट्यूब में
इंग्लिश के स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए। अभी मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ऐसे स्पीकरों को सुने जो कि जिनकी इंग्लिश थोड़ी धीमी हो, जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश जो स्पीकर्स बोलते हैं, या फिर अमेरिकन अंग्रेजी के जो वक्ता होते हैं, उनकी इंग्लिश साधारण तौर पर वह बहुत फास्ट होती है। तो ऐसे एक स्पीकर को चुन लीजिए जिसका इंग्लिश आप सुनकर समझ पाए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल सदगुरु को ले लीजिए। सदगुरु के जो इंग्लिश होते हैं, वो जो इंग्लिश बोलते हैं, वो उसका पेस, उसका स्पीड बहुत ही सामान्य होता है, जिसको हम आसानी से समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको प्रारंभिक तौर पर एक सहायता ज़रूर मिल जाएगी इंग्लिश बोलने के लिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और शेयरिंग इज़ केयरिंग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों के साथ, जान पहचानों के साथ, जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो। और आगे इसी तरह के सहायकारी या फिर यूज़फुल वीडियोस पाते रहने के लिए मेरे चैनल अविनाश क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ मैं विदाई लेता हूँ। जय जगन्नाथ।